दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी की पिछले एक साल के रिटर्न की बात करते हैं, तो जब आपको लगता है कि किसी एक कंपनी ने 20 से 25% रिटर्न दिया, ऐसे वोलेटाइल टाइम में, तो आपको लगता है कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या आपको सुन के हैरानी नहीं होगी कि एक ऐसी कंपनी भी है जिसने पिछले एक साल में 8800% का रिटर्न दिया है। मतलब कि इतना ज्यादा रिटर्न, अगर आपने इसमें 17 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते, एक शेयर आपने इसका 17 रुपए में खरीदा होता, तो आप इसको 1400 रुपीज पे सेल कर सकते थे। मतलब कि एक शेयर पे ही आपको ऑलमोस्ट 1300 से ज्यादा का रिटर्न मिला। तो आपको एक शेयर के ऊपर ही 1300 रुपीज से ज्यादा का रिटर्न मिलता। तो ये क्या है पूरी स्टोरी, कैसे एक कंपनी ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया पिछले एक साल में, जिस कंपनी का नाम है रुचि सोया, और ये कंपनी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुचि सोया के बारे में। और इसकी पूरी जो एक स्टोरी है रुचि सोया की, वो सुन के आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि किसी कंपनी में रेड फ्लैग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आप बहुत अच्छी रिटर्न भी बना सकते हैं। और पूरा ये स्टोरी क्या थी, एनसीएलटी प्रोसेस क्या होती है, लीवरेज्ड बाय आउट क्या होता है, तो ये सारी टर्म्स आपको मैं स्टोरी के अंदर बताऊंगा, जहां से आपको समझ में आएगा कि रुचि सोया ने कैसे 8800% से ज्यादा का रिटर्न दिया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं रुचि सोया के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं, जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए कि रुचि सोया के साथ ऐसा क्या हुआ, जो एक टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी, उसके बाद ये बैंकरप्सी तक चली गई, और बैंकरप्सी से निकलने के बाद अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनी 8800% से ज्यादा का रिटर्न देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं रुचि सोया की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो रुचि सोया को 1986 में फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, तो रुचि सोया के जो सारे मेनली प्रोडक्ट्स हैं, वो सोयाबीन से ड्रिवन निकल के आते हैं। जैसे कि इनका एक ब्रांड है न्यूट्रेला, जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा, जो मार्केट में काफी ज्यादा फेमस भी है। न्यूट्रेला के अलावा ये ऑयल बनाते हैं, ऑयल के अलावा ये जूसेस बनाते हैं। तो ऐसे करके इनके काफी सारे प्रोडक्ट हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर में काफी बड़े सेगमेंट को कैटर करते हैं। तो यहां से स्टार्ट होती है रुचि सोया की स्टोरी। तो दोस्तों, पूरी स्टोरी समझने के लिए रुचि सोया की हमें वापस जाना पड़ेगा 2010 और 2011 के टाइम पे, जब रुचि सोया एक टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होती थी एफएमसीजी सेक्टर में। जब इनका सेल्स बहुत अच्छे अमाउंट से ग्रो करता था, इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट काफी अच्छे टर्म से ग्रो करता था, जब सबको लगता था कि रुचि सोया एक अच्छी रिटर्न देने वाली कंपनी बन गई है, और आने वाले टाइम में इसका एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा फ्यूचर भी होने वाला है। लेकिन वहां पे क्या रेड फ्लैग्स थे जो इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे मिस कर दिए? क्योंकि अगर आपने वो आइडेंटिफाई किए होते, तो रुचि सोया जब एक टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी से निकल के एक बैंकरप्ट कंपनी बनने तक आ गई थी, तो आप उसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते थे। तो मैं बात करता हूं वो रेड फ्लैग्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2009 की बात करूं, तो उस टाइम पे जो रुचि सोया का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो था 150 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर मैं 2011 की बात करूं, मतलब कि 2 साल के बाद, जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो 330 करोड़ से ज्यादा का निकल के आता है। मतलब कि 2 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट था टैक्स देने से पहले, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो ऐसे टाइम में जब कंपनी का फंडामेंटली सब कुछ अच्छा जा रहा था, तो आप रेड फ्लैग्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे? क्योंकि बहुत से लोग शायद ये देखते हैं कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा दिया है, तो शायद कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर पिछले 3 या 4 साल में इसका प्रॉफिट अच्छे से ग्रो किया है, तो एक ग्रोइंग कंपनी है, तो आपको शायद वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन रुचि सोया का केस हमें समझाता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट क्यों नहीं देखना चाहिए, और इसके अलावा क्या दो रेड फ्लैग्स थे जो रुचि सोया ने अपने 2009 या 2008 में दिखाना शुरू कर दिए थे। तो अगर कोई भी इसको अच्छे तरीके से फंडामेंटली एनालाइज करता, तो उस टाइम पे ये रेड फ्लैग्स को पकड़ सकता था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेड फ्लैग की, तो वो जो रुचि सोया में देखने को मिला था, वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज का सेल्स किया, और उसमें से उनका 80 रुपीज का खर्चा हो गया, तो जो कंपनी का मार्जिन निकल के आता है, वो 20% का निकल के आता है। और जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, माना कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो इंप्रूव होना चाहिए, या एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, अगर हम उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि कंपनी में एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक अच्छा रेवेन्यू बना रही है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ खर्चा कर रही है और रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा।
तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग था जो रुचि सोया के केस में देखने को मिला था इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अगर मैं रुचि सोया की बात करूं 2009, 10, 11 और 12 में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो काफी अच्छे अमाउंट से बढ़ रहा था, लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो सिर्फ 2% के आसपास का था। तो जो कि हमें बताता है कि अगर कंपनी 100 रुपीज का सेल्स करती थी तो कंपनी को सिर्फ 2 रुपए मिलते थे। तो ये तो बहुत ज्यादा कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, और ये लगातार कॉन्स्टेंटली जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 2% पे रह रहा था, जिससे इन्वेस्टर्स को आइडिया लग सकता था कि कंपनी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ सेकंड रेड फ्लैग की, जिसके ऊपर शायद आजकल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, जो होता है डेट से रिलेटेड। दोस्तों जब कोई कंपनी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड करती है तो अगर उसको और ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंड करना होता है तो कंपनी डेट लेती है, और डेट लेके उस पैसे को इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में, ताकि वहां से वो डेट की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा के रिटर्न बना सके। क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा के रिटर्न बनाएगी तो डेट के पैसे को रीपे भी कर पाएगी, अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चला भी पाएगी। तो रुचि सोया के केस में जो सेकंड रेड फ्लैग इन्वेस्टर्स देख सकते थे उस टाइम पे, तो जब कंपनी अपना डेट लगातार बढ़ा रही थी तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप देखने को देख सकते हैं। क्योंकि कंपनी जब डेट बहुत ज्यादा लेती है तो कंपनी को डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कंपनी का कॉस्ट होता है, जो उसके प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। तो अगर मैं रुचि सोया के केस की बात करूं तो इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जो बता रहा था कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट कॉस्ट ईट कर रहा है, और जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है वो कहीं ना कहीं एक दिन जो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है उससे कम रह जाएगा और कंपनी अपना डेट को पूरे तरीके से पे नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको 2 रेड फ्लैग बताए ये आपको रुचि सोया से जरूर सीखने को मिलते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान आपको हर कंपनी में देना चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कंपनी का डेट लेवल अगर बढ़ रहा है और अगर कंपनी रिटर्न उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रहा है तो ठीक है, मतलब कि कंपनी कहीं ना कहीं डेट को सही तरीके से यूज कर रही है। बट अगर कंपनी डेट लगातार लेती जा रही है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, इसके अलावा उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, तो ये 2 रेड फ्लैग्स को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये 2 रेड फ्लैग देखने को आपको मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा और डीपर इन्वेस्टिगेशन करके वहां से एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं रुचि सोया की स्टोरी को कंटिन्यू करता हूं आगे, तो मैं बात करता हूं कि कंपनी का डेट लेवल आगे बढ़ता गया और लगातार बढ़ते बढ़ते इनका डेट लेवल टोटल 9300 करोड़ पे पहुंच गया, और जिन्होंने इसको डेट दिया था जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक और एचएसबीसी बैंक, उनको लगना स्टार्ट हो गया कि इनको जो अपना डेट दिया था वो पैसा इनको वापस नहीं मिलेगा, जिसके चलते ये कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में ले गए और वहां पे जाके बोला कि बैंकरप्सी फाइल करें। और जब एक कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है तो जब कोई कंपनी एनसीएलटी में चली जाती है तो उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेच के उसका जो पैसा होता है, उनके जो डेटर्स होते हैं जिन्होंने इसको डेट दिया था उनको वापस दे दिया जाता है। लेकिन सारे एसेट बेचने से पहले एनसीएलटी बोलता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इस कंपनी का डेट देके इस कंपनी को खरीदना चाहती है वो खरीद सकती है, ताकि जो बैंकर्स थे जिन्होंने इसको डेट दिया था उनको डेट भी वापस मिल जाए और ये कंपनी के पूरे एसेट्स को बेचना नहीं पड़े, और ये कंपनी को कोई दूसरी कंपनी अगर टेक ओवर कर लेगी तो उसका बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाएगा। जिसके चलते जब रुचि सोया एनसीएलटी में गई तो एनसीएलटी ने यहाँ पे बिडर्स को बुलाना स्टार्ट किया कि कोई ऐसी कंपनी है जो रुचि सोया को खरीदना चाहती हो, इसके डेट को पे करके इस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। तो दोस्तों अगर मैं वहां पे बिडर्स की बात करूं तो वहां पे 2 मेजर बिडर्स निकल के आए, पहला अदानी और दूसरा पतंजलि। दोनों ने बिड करना स्टार्ट किया रुचि सोया के लिए और दोनों ने बोला कि हम डेट को पे बैक करेंगे और हम इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। जिसके बाद पतंजलि ने दिसंबर में इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, और जो ये डील हुई उस टाइम पे बोला गया कि पतंजलि इसके टोटल डेट का 48% तक का डेट पे बैक करेगी। मतलब कि जो बैंक्स हैं उनको 48% ऑफ द टोटल डेट पैसा वापस मिल जाएगा और पतंजलि को इस कंपनी की पूरी ओनरशिप मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई कंपनी के टेक ओवर की, लेकिन ये टेक ओवर कैसे किया गया? क्या आपको लगता है कि पतंजलि ने अपना पैसा देके इस कंपनी को टेक ओवर किया? तो दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग वाली चीज हो सकती है, वो होती है लीवरेज्ड बायआउट की। तो पतंजलि ने यहाँ पे रुचि सोया का लीवरेज बायआउट किया। अभी लीवरेज बायआउट क्या होता है? तो अगर मैं लीवरेज बायआउट की बात करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूं कि पतंजलि ने रुचि सोया को खरीदना था और उसके लिए उसको रुचि सोया के टोटल डेट का 48% ऑफ टोटल अमाउंट वापस से पे बैक करना था। तो वो पैसा पतंजलि कहां से लेके आई? पतंजलि ने बोला कि वो जो अपनी बैलेंस शीट है उसके ऊपर वो डेट लेगी और जो वो डेट का पैसा आएगा उससे वो इस कंपनी की ओनरशिप को पूरे तरीके से खरीद लेगी। तो ये होता है लीवरेज बायआउट। मतलब कि एक कंपनी डेट लेके
दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है। तो जिसके चलते जो रुचि सोया के ऊपर पूरा डेट था उसको पतंजलि ने पूरे तरीके से क्लीन कर दिया, जो कि सेटलमेंट हुआ था 48% ऑफ टोटल डेट। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि पतंजलि ने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर डेट लेके इस कंपनी को बाय किया, और बाय करने के बाद जब 99% के आसपास की ओनरशिप पतंजलि के पास चली गई तो वो सारे शेयर्स को उन्होंने गिरवी रख दिया बैंक्स के पास। मतलब कि अगर आप आज भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे रुचि सोया का, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके 99% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग में से वो पूरे प्लेज्ड हैं, वो पूरे पूरे पतंजलि ने प्लेज किए हुए हैं किसी बैंक के पास। तो आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से अब समझ में आई होगी कि पतंजलि ने इस कंपनी को खरीदा और इसके शेयर्स को गिरवी रख के वहां से पैसा लेके इस कंपनी की बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया। तो दोस्तों जब ये पूरी प्रोसेस चल रही थी तो रुचि सोया का शेयर प्राइस एक टाइम पे 3.32 रुपीज को टच किया। मतलब कि इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 3 रुपए को टच किया जब नवंबर 2019 में इस कंपनी को डीलिस्ट किया गया था, क्योंकि इसका पूरा जो प्रोसेस था वो भी चल रहा था रिस्ट्रक्चरिंग का, जिसके चलते एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया और जिनके पास भी इसके शेयर्स थे उसके डीमैट में पड़े रहे, और उसका जो प्राइस था जब इसको डीलिस्ट किया गया तो 3.32 रुपीज था, और वो ये प्राइस था नवंबर 2019 में। लेकिन जब इस कंपनी का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग वापस से हो गया और जब इस कंपनी का पूरा डेट इस कंपनी की बैलेंस शीट से निकल के पतंजलि पे चला गया और ये कंपनी जब वापस से लिस्ट हुई जनवरी 2020 में, तो ये लिस्ट होती है 17 रुपीज पे, और 17 रुपीज पे लिस्ट होने के बाद इसका शेयर प्राइस लगातार अपर सर्किट मारता है डेली, और एक टाइम पे ये 1400 रुपीज को टच कर लेता है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि 17 रुपीज का शेयर जो एक कंपनी ने खरीदा वो एकदम से 1400 रुपीज पे कैसे चला गया, इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस लॉजिक के पीछे कि ये कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज्यादा क्यों भागा। लेकिन दोस्तों उस लॉजिक पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि पतंजलि ने इस कंपनी को टेक ओवर क्यों किया। जब एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गई थी उसको पतंजलि ने आके बाय क्यों किया। तो दोस्तों आपने सत्यम का केस तो सुना ही होगा कि सत्यम जब एक टाइम पे बिल्कुल पूरे तरीके से बंद होने वाली थी तो टेक महिंद्रा ने आके सत्यम को बाय किया था। उसके पीछे रीजन क्या था? तो दोस्तों उसके पीछे रीजन था कि जो सत्यम की ऑर्डर बुक थी, मतलब कि जो उनके क्लाइंट्स थे वो काफी ज्यादा थे, और उनकी ऑर्डर बुक बड़ी होने की वजह से तो टेक महिंद्रा को लगा कि अगर वो पैसा देके इस कंपनी की ओनरशिप को खरीद लेंगे तो उनको नए क्लाइंट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे और इन ऑर्डर बुक का यूज करके वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रुचि सोया का काफी अच्छा नाम है मार्केट में, न्यूट्रिला ब्रांड इनका काफी चलता है, जिसके चलते पतंजलि को लगा था कि जो पतंजलि का ओवरऑल एम है इंडिया में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनने का, तो अगर वो इस कंपनी को एक्वायर करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जिस सेक्टर में जहां पे अभी बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे जाके वो अपने आप को कंसोलिडेट कर सकते हैं, जिसके चलते जो इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव था वो मीट होता था और जिसके चलते उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका शेयर प्राइस इतना ज्यादा ऊपर क्यों चला गया। तो अगर मैं दोस्तों इसका रीजन आपको एक लाइन में बताऊं तो इसका मेन रीजन था सप्लाई और डिमांड का मीट ना होना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे मीनिंग क्या है। तो दोस्तों जब भी शेयर मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइस डिसाइड होता है तो वो कैसे होता है, तो वो ऐसे होता है कि 100 लोग बेचने के लिए आते हैं और 100 लोग उसको खरीदने के लिए आते हैं। जब वो एक म्यूचुअल प्राइस पे आ जाते हैं तो उसका एक प्राइस डिस्कवरी होता है। मान लो कि 100 लोगों ने बोला कि वो 100 रुपीज पे सेल करना चाहते हैं, सामने वालों ने बोला कि नहीं हम 100 पे नहीं, हम 98 या 95 पे बाय करेंगे, और जब वो दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं तो उनका एक ऑर्डर फुलफिल हो जाता है। मतलब कि बायर बोलता है कि उसने खरीद लिया, सेलर बोलता है कि उसने बेच दिया, और जिसके थ्रू एक अच्छा प्राइस निकल के आता है। और जितना ज्यादा बायर्स होते हैं, जितना ज्यादा सेलर्स होते हैं, उतना ज्यादा अच्छी प्राइस डिस्कवरी होती है, और जितनी ज्यादा अच्छी प्राइस डिस्कवरी होती है उतने अच्छे प्राइस में शेयर ट्रेड करता है। तो दोस्तों अगर मैं सप्लाई डिमांड की बात करूं तो रुचि सोया के केस में ये बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो टोटल 100% में से सिर्फ 0.97% जो इनकी होल्डिंग है वो मार्केट में ट्रेड होती है। तो दोस्तों अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो रुचि सोया के सिर्फ 28 लाख ऐसे शेयर हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, और इनको 82,000 लोगों ने खरीद के रखा हुआ है। तो डेली जब भी मार्केट खुलती है तो यहाँ पे कोई भी बेचने वाला नहीं आता, और जब यहाँ पे कोई बेचने वाला नहीं आता तो सिर्फ 28 लाख शेयर हैं लेकिन ट्रेड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो जब लोग खरीदने के लिए आते हैं तो डेली यहाँ पे अपर सर्किट लग जाता है और यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि अगर सबको लगता है कि उनको खरीदना है तो 5% से ज्यादा ये मूव नहीं कर सकता, और डेली जब ये 5% पे मूव कर जाता है तो सेलिंग करने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि नेक्स्ट डे भी यहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगा। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है।
लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में पतंजलि इसको लिक्विडेट करे अपनी होल्डिंग्स को, जिसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब यहाँ पे प्लेजिंग की गई है पतंजलि के द्वारा शेयर्स की, तो प्लेजिंग करते टाइम सेबी बोलता है कि आप 3 साल तक उन शेयर्स को लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो ये तो काफी टाइम लग जाएगा जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी। बट जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आएगी तो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करेगा, और आपको देखने को मिल सकता है कि लगातार इसके ऊपर अपर सर्किट लगा, लेकिन जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बाद लगातार इसका लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों जब तक यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी नहीं निकल के आएगी तब तक यहाँ पे एक अच्छा प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, और तब तक आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इस कंपनी का एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि आज से 103 सेशन पहले, मतलब कि अगर मैं 103 ट्रेडिंग डेज पीछे चला जाऊं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 500 करोड़ का था। तो दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। तो आपको सोचने को मिल सकता है कि कंपनी में अगर फंडामेंटली इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटली जो यहाँ पे चेंज हुआ है इसकी बैलेंस शीट में वो यही हुआ है कि जो इसके ऊपर डेट था 9300 करोड़ का, वो पूरे तरीके से इनकी बैलेंस शीट से निकल गया है, जिसके बाद ये कंपनी डेट फ्री हो गई। और पतंजलि की एंट्री के बाद सारे इन्वेस्टर्स को लगा कि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए इस कंपनी को लेके, और लिक्विडिटी कम थी जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी अच्छे से नहीं हो पाई, और लगातार इस कंपनी में अपर सर्किट लगता रहा। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, जो लकी इन्वेस्टर्स थे जिनके पास इनके शेयर्स थे, उनको 8800% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों ये तो थी पूरी स्टोरी रुचि सोया की, जिसमें मैंने आपको बताया इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में, कंपनी में रेड फ्लैग्स के बारे में, कंपनी कैसे डीलिस्ट हो गई, डीलिस्ट होने के बाद कंपनी कैसे एनसीएलटी में चली गई, और वहां पे कैसे पतंजलि ने इसको टेक ओवर किया। और टेक ओवर करने के बाद जब ये कंपनी वापस लिस्ट होती है 17 रुपीज पे, उसके बाद तो हिस्ट्री है, आप सबको पता है किसके साथ क्या हुआ। तो मैंने ट्राई किया आपको बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में इस पूरी हिस्ट्री को समझा सकूं, पूरी स्टोरी को समझा सकूं, ताकि एज ए इन्वेस्टर आपको पता हो कि अगर आप इसका शेयर खरीदना चाहते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या था। लेकिन फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। जो भी हम बात करते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बात करते हैं। जो रुचि सोया के बारे में हमने बात किया प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपके तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इस कंपनी में क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकें। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए, और आप हमें ये बता सकते हैं कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको काफी अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज दे सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।